इस समय लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पहले 3000 से ज़्यादा पेजर ब्लास्ट हुए, 12 मौतें हुई और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। फिर वॉकी टॉकी में ताबड़तोड़ धमाके हुए, 20 लोग मारे गए और 450 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अब सोलर सिस्टम में भी धमाके होने लगे, जिसकी वजह से अब तक 6 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने यह हमला कैसे किया? क्या भारत पर भी मंडरा रहा है ऐसा खतरा? क्या चीन भी रच सकता है भारत के लिए ऐसी साजिश? विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी। लेबनान में 2 दिन में 2 अनोखी तरह के सीरियल ब्लास्ट हुए, जिससे इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सुर्खियों में आ गया। पूरी दुनिया इस हमले से हैरान है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मोसाद ने आखिर इस खौफनाक साजिश को कैसे अंजाम दिया। अब तक मिली तमाम खबरों के मुताबिक मोसाद ने इस अजब हमले की तैयारी 2 साल पहले ही शुरू कर दी थी। 2 साल पहले मोसाद ने एक फर्जी पेजर कंपनी खोली और इसके बाद वो हिजबुल्लाह के ऑर्डर का इंतजार करने लगा। ये साजिश और इसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से वहां के लोग अब डरने लगे हैं। लेबनान में पहले 3000 से ज्यादा पेजर ब्लास्ट हुए, 12 मौतें हुई और 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। फिर वॉकी टॉकी में ताबड़तोड़ धमाके हुए, 20 लोग मारे गए और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब सोलर सिस्टम में धमाके होने लगे, जिसकी वजह से अब तक 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेबनान में 3 दिनों से चल रहे धमाकों का असर कुछ ऐसा है कि अब लोग पेजर और वॉकी टॉकी तो छोड़िए, मोबाइल फोन के साथ साथ हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तक छूने से भी घबराने लगे हैं। एयरपोर्ट पर वॉकी टॉकी और पेजर्स पर बैन कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से अपने लड़ाकों से मोबाइल फोन की बैटरी निकालकर दूर फेंकने की बात कही है, जबकि राजधानी बैरूत के रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के वॉकी टॉकी और पेजर्स लेकर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यानी लेबनान की हालात फिलहाल कुछ ऐसी है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कब कहां कौन सी चीज फट जाए जो मौत और तबाही की वजह बन सकता है। दो साल पुरानी साजिश लेबनान में मची इस भयानक तबाही का इल्जाम तो खैर पहले दिन से ही इजराइल पर है। ये और बात है कि इजराइल ने अब तक ऑफिशियल इस साजिश में शामिल होने की बात नहीं कही है, लेकिन इन धमाकों को लेकर सूत्रों के हवाले से जो और जैसी कहानियां सामने आ रही हैं वो दिमाग को चकराने वाली हैं। और इन तथ्यों के मुताबिक लेबनान पर हुए इस हमले की साजिश कोई चंद दिनों या महीनों से नहीं बल्कि करीब 2 साल से या फिर उससे भी पहले की चल रही थी। साजिश नंबर 1, ऑपरेशन पेजर। हिजबुल्लाह को खून के आंसू रुलाने वाली साजिश की तैयारी इजराइल ने तभी शुरू कर दी थी जब यह संगठन मोबाइल फोन को छोड़कर पेजर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। असल में इजराइल अक्सर मोबाइल फोन की बदौलत हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लोकेशन ट्रैक कर लिया करता था, जिससे हिजबुल्लाह के लड़ाके या तो इंटरसेप्ट कर लिए जाते थे या फिर इजराइल के हमलों में बेमौत मारे जाते थे। लिहाजा संगठन के मुखिया नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों से मोबाइल फोन की जगह पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करने की बात की कहानी शुरू कर दी थी। साल 2022 में नसरुल्लाह ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने लड़ाकों को पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल करने की सलाह दी थी और बस यही वो वक्त था जब इजराइल ने ऑपरेशन पेजर की बुनियाद रख दी। पहले यूरोपीय मुल्क हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सिर्फ इसी ऑपरेशन के लिए एकाएक 3 शेल कंपनियां खड़ी कर दी। शेल कंपनियां यानी ऊपर से जिसका काम कुछ और हो और असल में अंदर कुछ और इन्हीं कंपनीज में से एक थी बीएसी कंसल्टिंग KFT, जिसने पेजर बनाने का काम शुरू कर दिया। बुडापेस्ट के एक रिहायशी इलाके में मौजूद यही वो इमारत है जहां बीएसी कंसल्टिंग KFT का सारा काम होता था। जाहिर है एक पॉश इलाके में मौजूदा किसी कंपनी के ऐसे दफ्तर पर भला कोई कैसे शक कर सकता है। आगे चलकर इसने दुनिया की सबसे बड़ी पेजर निर्माता कंपनी ताइवान की गोल्ड अपोलो से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की
और पेजर के साथ साथ वॉकी टॉकी जैसी डिवाइसेस बनाने की शुरुआत कर दी। ये कंपनी अपोलो गोल्ड के नाम से ही प्रोडक्शन करती थी। कोई इस कंपनी के इरादों पर शक ना करे, इसलिए ये कंपनी पेजर के नॉर्मल ऑर्डर भी लिया करती थी और उन्हें वक्त पर डिलीवर भी कर देती थी। लेकिन उसका पूरा फोकस हिजबुल्लाह की ऑर्डर पर ही था और आखिरकार उसे अपोलो गोल्ड के रास्ते पेजर का ऑर्डर मिल ही गया। इसके बाद कंपनी ने हिजबुल्लाह के लिए PETN नाम के विस्फोटक के साथ पेजर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और जल्द ही बल्क में इसकी सप्लाई भी की। यानी अब असली काम पूरा हो चुका था। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने हाथों में इजराइल की ओर से बनाए गए पेजर बम लेकर घूम रहे थे और उन्हें दूर दूर तक इस बात का अंदेशा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर आई 17 सितंबर की वो तारीख जब इजराइल ने सीक्रेट कोड के जरिए पहले पेजर्स में लगी बैटरी को हिटअप किया और फिर बैटरी की गर्मी से PETN में धमाके चालू हो गए। ये और बात है कि अमेरिका के NBC न्यूज को दिए गए एक बयान में BAC की CEO क्रिस्टिना वर्सोनी और सिडोनो ने अपनी कंपनी को इन धमाकों से अलग कर लिया। क्रिस्टिना ने कहा, हम टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम बम नहीं बनाते और हम ये भी तय नहीं करते कि हमारे उत्पाद आखिर कहां किन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। हम ये काम नहीं करते। हम पेजर भी नहीं बनाते हैं, हम बस ट्रेंडिंग करते हैं। आपने हमें गलत समझा है। साजिश नंबर 2, ऑपरेशन वॉकी टॉकी। लेकिन ये तो इस साजिश की पहली दस्तक थी, क्योंकि पेजर के आगे भी अभी बहुत कुछ फटना था। तो अगले दिन यानी 18 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद वॉकी टॉकी में धमाकों की शुरुआत हो गई और इससे पहले कि लड़ाके अपने पास मौजूद वॉकी टॉकी दूर फेंक पाते, देखते ही देखते वॉकी टॉकी फटने लगे और हिजबुल्लाह के कम से कम 20 लड़ाके मारे गए और सैकड़ों लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंच गए। जिन वॉकी टॉकी में धमाके हुए उन्हें जापान की आईकॉम कंपनी का बताया गया, जिन्हें कुछ महीने पहले ही हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के लिए खरीदा था। ऐसे में धमाकों के बाद सबसे पहले शक की सुई आईकॉम की तरफ हो गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अगले दिन आईकॉम ने यह कहकर सबको उलझा दिया कि वो तो ICV 82 मॉडल के वॉकी टॉकी का प्रोडक्शन कब की बंद कर चुकी है। ऐसे में जिन वॉकी टॉकी में धमाके हो रहे हैं उनसे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अब वॉकी टॉकी बनाने वाली इस कंपनी के इस बयान के बाद हिजबुल्लाह को दोहरा झटका लग गया। पहला झटका तो ब्लास्ट का ही है, दूसरा इस बात का कि इस साजिश की शुरुआत तक पहुंचने का सिरा ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लेबनान में फटने वाली ICV 82 वॉकी टॉकी आईकॉम ने नहीं बनाई है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये वॉकी टॉकी कहां और किसने बनाई और इन्हें कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथ तक पहुंचाया गया। जाहिर है कि अगर आईकॉम सच बोल रही है तो उसके ब्रांड नेम के साथ किसी और नकली वायरलेस सेट तैयार किए हों और खास तौर पर इसका मकसद हिजबुल्लाह को सबक सिखाने का ही था। साजिश नंबर 3, ऑपरेशन सोलर पैनल। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अभी पेजर और वॉकी टॉकी के धमाकों से उबर पाते तब तक बुधवार को ही राजधानी बैरूत समेत देश के अलग अलग हिस्सों में मकानों, दुकानों पर लगे सोलर पैनल्स में ब्लास्ट की शुरुआत हो गई। राजधानी बैरूत वो जगह है जहां सोलर पैनल का अच्छा खासा चलन है। ऐसे में इन धमाकों ने अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ आम लोगों को भी दहशत में डाल दिया। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी NANA ने इन धमाकों की पुष्टि की है, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं है कि सोलर पैनल में ये धमाके भी डिवाइस के अंदर से ही ट्रिगर किए गए हैं या फिर बाहर से। अब हम ये जान लेते हैं कि पेजर है क्या। मोबाइल के आने से पहले पेजर ही एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो छोटे मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। 1950 में पेजर पहली बार इस्तेमाल किए जाने लगे और 1980 और 1990 के दशक में यह काफी लोकप्रिय हुए थे। भारत में भी 1990 और 2000 के बीच में पेजर का इस्तेमाल किया जाता था। मोबाइल फोन आने के साथ ही पेजर भारत और दुनिया भर में लगभग गायब हो गए। पेजर एक छोटा रेडियो रिसीवर होता है। जिस तरह कोई भी रेडियो अपने आसपास के स्टेशन से जुड़ सकता है, उसी तरह पेजर भी भेजे गए मैसेज को एक्सेस कर सकता है। यह ग्रुप मैसेजिंग ऐप की तरह होता है, लेकिन इससे प्राइवेट मैसेज भी भेजे जा सकते हैं।
हर पेजर पर फोन नंबर की तरह ही एक नंबर होता है। इस नंबर से जो संदेश जुड़े होते हैं वह केवल उसी को रिसीव हो सकते हैं, जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया है। आसपास के अन्य पेजर सिग्नल को सेंस तो कर सकते हैं, लेकिन इसे डिकोड करके पढ़ नहीं सकते। पेजर को नहीं कर सकते हैं ट्रेस और ट्रैक। पेजर को ट्रेस और ट्रैक नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह जिस तरह घरों में चलने वाले रेडियो को ट्रेस नहीं किया जा सकता। मोबाइल फोन को ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि वह सिग्नल रिसीव करने के साथ ही सिग्नल भेजता भी है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। महीनों तक भी चल सकती है इनकी बैटरी। पेजर एक बैटरी पर कई महीनों तक चल सकता है और इस वजह से यह दूर दराज के इलाकों में फायदे का सौदा होते हैं, क्योंकि वहां बिजली की सप्लाई बहुत अधिक नहीं होती और क्योंकि यह ग्रुप मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हिजबुल्लाह जैसे संगठन बड़ी संख्या में लोगों को मैसेज भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इनको हैक भी नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, पेजर को हैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे रेडियो, रिसीवर, छोटा सर्किट, छोटी डिस्प्ले, स्क्रीन, बैटरी और छोटा स्पीकर। यह स्पीकर संदेश मिलने पर बीप की आवाज करता है। यह कहा जा रहा है कि इन पेजर में जो धमाके हुए हैं वह हैकिंग की वजह से हुए हैं। इस वजह से पेजर का हार्डवेयर बहुत गर्म हो गया। पेजर को लेकर यही भी कहा जाता है कि इसे हैक नहीं किया जा सकता, इसलिए हैकिंग की वजह से पेजर में धमाके हुए, इस थ्योरी को अलग अलग खारिज कर दिया गया है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि पेजर के अंदर जो विस्फोटक सामग्री लगाई गई है, क्योंकि आपको बता दें, अगर अकेला पेजर में विस्फोट हुआ होता तो समझ में आ जाता कि चलो किसी कारण बस विस्फोट हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो पहले यह धमाके पेजर में हुए, उसके बाद वॉकी टॉकी में और फिर रेडियो सेट में भी धमाके हो चुके हैं। इससे ये समझ में आता है लेबनान में अब इजराइल जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। आपको क्या लगता है कि लेबनान जैसी कहानी भारत में भी दोहराई जा सकती है? भारत में ऐसा हो सकता है क्या? देश के जो अपने भारत देश के जो दुश्मन हैं वो भारत के साथ ऐसा षड्यंत्र रच सकते हैं? तो आपकी इस पर राय क्या है? आप राय जरूर